इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में वो कहते हैं कि संदर्भ चित्र के अनुसार 4 संधारित्र जुड़े हैं जिनमें C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड तथा C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू 9 माइक्रोफेरेड है। तो इसमें दो खंड दे रखे हैं। पहले खंड में कहते हैं बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सेकंड में पूछते हैं कि 4 वोल्ट की एक बैटरी को ए तथा बी के बीच जोड़ा जाए तो संधारित्रों पर कुल कितना आवेश संग्रहित होगा। थर्ड में पूछते हैं यदि बैटरी को ए व बी के बीच जोड़ा जाए तब कितना होगा। ठीक है, तो इसमें चित्र दे रखा है बच्चों, चित्र बना लेंगे। तो सबसे पहले एक संधारित्र है, उन्होंने इस प्रकार से एक चित्र बनाया है। सही चित्र बना है C1 C2 C3 C4। ये वैल्यू है C1, ये वैल्यू है C2, ये वैल्यू है C3 और ये वैल्यू है C4। यानी 4 प्रकार के संधारित्र है। यहाँ पर C1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड है और बाकी जो 3 कैपेसिटर है यहाँ पर C2 C3 और C4, इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 9 माइक्रोफेरेड दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु है ए बी जो है C1 के बिल्कुल दोनों ओर है। यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है, बिंदु ए व बिंदु बी। और दूसरे बिंदु लिए हैं, बिंदु डी लिया है इन्होंने C3 के बाद, बिंदु डी लिया है C3 के बाद में। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब पहला खंड हम डालेंगे यहाँ पर, जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखेंगे C1। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 3 माइक्रोफेरेड। इसके अलावा C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू ये है 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी, 9 माइक्रोफेरेड ये दे रखा है। पहले खंड में पूछते हैं बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता। बिंदुओं ए व बी, फर्स्ट बिंदु ए व बी, बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता पूछते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि जो बैटरी लगी है या धारा का स्रोत लगा है, ऊर्जा स्रोत लगा है, बिंदु ए व बी के बीच में लगा है। ठीक है, ए व बी के बीच में लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसको साफ कर सकते हैं। अभी के लिए क्या करेंगे, इसको हम साफ कर सकते हैं। इसको खाली कीजिए, जगह खाली करेंगे तो ये कुछ इस तरह से चित्र हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये कंफ्यूज कर रहा था, जो हमारा C1 कैपेसिटर था, धारिता संधारित्र था, ये कंफ्यूज कर रहा था। तो क्या किया हमने, इसको हटा दिया कुछ समय के लिए, बाद में जोड़ लेंगे। तो बिंदु ए और बिंदु बी इस तरह से हमको प्राप्त होते हैं, है ना। बिंदु ए व बी से 3 प्रकार के संधारित्र हैं C2 C3 C4, जो कि एक ही तार से जुड़े हैं। एक ही तार, देखिए C2 C3 C4 है ना, एक ही तार जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, एक ही तार से जुड़े होने के कारण ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगाकर C2 C3 व C4 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, अतः धारिता कितनी हो जाएगी, हम इसको यदि ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 हम कर लेंगे। ठीक है, आगे सबकी वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 1/c2 C3 C4 C2 C3 C4 सबकी वैल्यू 9 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड है। तो सबके स्थान पे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 आप ऐड करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ
C इक्वल टू 9/3, 9/3। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों यानी C2, C3, C4, ये जो तीन संधारित्र है C2, C3, C4, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र यदि लगा दिया जाएगा तो ये अकेला उतना ही कार्य करेगा जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे थे। ओके, तो इसको हटा दीजिए। इसको हमने हटा दिया, तीनों संधारित्रों को हटा दिया है और बिंदु ए व बी के बीच में नीचे हमने क्या जोड़ा, केवल एक 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र जोड़ा है। कितना, 3 माइक्रोफैराड का। और इसकी तुल्यकारिता कितनी प्राप्त हुई है, C प्राप्त हुई है। इसको नाम दिया है आपने C, क्योंकि C आपने इसको फाइंड किया है कैलकुलेशन करने के पश्चात। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर पहले से था जो हमने साफ कर दिया था, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसको फिर से जोड़ लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैराड है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। इसका नाम है C1 और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। कितनी वैल्यू भैया, 3 माइक्रोफैराड। अब जरा ध्यान से देखिए बिंदु ए और बी। अब देखिए सेल इन्होंने हटाया नहीं है, बैटरी इन्होंने हटाई नहीं है, बाद में भी क्या है वो ए और बी के बीच में लगी है, जिससे दो प्रकार की वायर उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो है बिंदु ए बी के बीच में, एक है बिंदु ए से बी के बीच में। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के संधारित्र यहाँ पर जुड़ रहे हैं। वो अलग बात है कि दोनों यहाँ 3 माइक्रोफैराड के, ठीक है, तो ये भी 3 माइक्रोफैराड है और ये भी 3 माइक्रोफैराड है। अलग अलग तार से ये जुड़ रहे हैं, अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण ये समांतर क्रम में है। हम लिखेंगे संधारित्र C, या इसको लिखिए तुल्य संधारित्र। तुल्य हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 3 संधारित्रों के स्थान पर ये प्रयोग हुआ है, 3 संधारित्रों के स्थान पर ये प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको तुल्य संधारित्र लिख रहे हैं। तुल्य, अब तुल्य संधारित्र C व संधारित्र C1 कौन से क्रम में आ जाते हैं, समांतर क्रम में, या समांतर बद्ध है, अतः तुल्य रहेगा। अतः का मतलब है इसीलिए, इसीलिए बिंदु ए व बी के बीच, ठीक है, क्वेश्चन ने भी यही पूछा था हमसे, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता। तो यही हम बात लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थ्योरी में, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता और लगाएंगे डैश। अब देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, C = C1 + C2, C = C1 + C2। अब देखिए C की तो वैल्यू पहले से ही है, इसको C डैश कर देंगे, तुल्य धारिता को क्या कर रहे हैं, C डैश से शो कर रहे हैं। इक्वल टू सूत्र है C + C1, C + C1 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। C की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, C1 की वैल्यू भी कितनी है, ये भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, C डैश = 3 + 3, तीनों 3 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी C डैश = 6 माइक्रोफैराड, ये आपका तुल्य धारिता आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 प्रकार के संधारित्र उन्होंने लगा रखे थे अलग अलग रूप में, उन सभी संधारित्रों के स्थान पर यदि बिंदुओं ए व बी के बीच 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा दिया जाएगा तो ये अकेला उतना ही काम करेगा उन्हीं बिंदुओं के बीच में जितना कि वो सब चारों मिलके कर रहे थे। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। तो ये तुल्य धारिता आपके पास में आ चुकी है, 6 माइक्रोफैराड तुल्य धारिता है।
अब सेकंड में क्या पूछते हैं, सेकंड में पूछते हैं यदि 4 वोल्ट की बैटरी बिंदु ए व बी, अब देखिए 4 वोल्ट की बैटरी लग रही है, बिंदु ए व बी के बीच में 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाती है, तो वो पूछते हैं कितना आवेश संचित होगा। तो इसका चित्र हम दूसरा बना लेंगे दोबारा से। तुल्य धारिता तो हमारे पास में आ चुकी है 6 माइक्रोफैराड में, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कैमरा देखना होगा कि क्या सही एंगल में है। बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, वेरी गुड। अब मैं पूरे को ही साफ कर देता हूँ सेकेंड क्वेश्चन के लिए। थ्योरी में हमें ये बात भैया लिखनी होगी, अगर हम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नंबर नहीं कटेंगे आपके। अब आप एकदम से बिना थ्योरी में लिखे हुए बैटरी दिखा दो, अब एग्जाम में साहब चक्कर काट जाएंगे कि यार ये बैटरी कहाँ से आ गई। बैटरी का कोई जिक्र भी नहीं है, ना कोई थ्योरी में आपने लिखा, पता तो है बैटरी आनी है, लेकिन आप लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। लिखने के पश्चात लगाओ बैटरी तो ज्यादा बेहतर है, नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो लिखेंगे हम, यदि 4 वोल्ट की एक बैटरी को ए व बी के बीच जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे सेकंड में चूकी का चिन्ह लगाकर बिंदुओं ए व बी, बिंदुओं ए व बी के बीच V इक्वल टू 4 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। लिखेंगे पूरा भैया, बैटरी लगाई जाती है। ठीक है, ये लाइन हमने लिख दी। अब चित्र बना लेंगे। चित्र में क्या था, बिंदु ए और बी के बीच में C1 था, कैपेसिटर C1 बिंदु ए में बिंदु बी के बीच में था, और बाकी जो C2, C3, C4 संधारित्र थे ना, वो एक ही लाइन में जुड़े थे नीचे उसके, ए से बिंदु बी से, बिंदु ए से होते हुए जो रेखा जा रही थी ना बिंदु बी की तरफ को, उसी तार से वो सभी संधारित्र जुड़े थे। तो हम इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु हो गया बी। एक संधारित्र तो यहां था, क्या नाम है इसका, C1 नाम है। और हमने क्या किया, बैटरी को बिंदु ए व बिंदु बी पर लगा दिया। टर्मिनल होते हैं ना प्लस माइनस, तो प्लस वाले को बिंदु ए से लगा दो, चाहे तो प्लस वाले को बिंदु बी से लगा दो, है ना। दिशा दी नहीं है इसमें प्रश्न में, अपनी इच्छा अनुसार आप प्लस वाले को बिंदु ए पे लगा दो, चाहे बिंदु बी पे लगा दो, ठीक है। जो माइनस वाला है वो जो बचेगा दूसरा उस पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से परिपथ बनकर तैयार हो जाएगा, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें आवेश भी संचित होगा, ठीक है। तो बिंदु ए व बी के बीच में क्या है, C1 कैपेसिटर है, और जो बाकी तीनों कैपेसिटर है वो नीचे हम दिखा देंगे कुछ इस तरह से। ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इसको नाम दे दीजिए, ये है आपका C2, ये है आपका C3 और ये है आपका C4। पहले जो चित्र बनाया था उसमें और इस वाले में कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तार को चाहे आप सीधी लाइन में ले लो, चाहे ऐसा घुमा दो, अब भी तो बिजली जाएगी इसमें, और जब बिजली जाएगी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वही रिएक्शन होगी, ठीक है। ये जो C2 नाम का कैपेसिटर है नीचे लगाया है,
इस समय अगर साइड में लगाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो C4 नाम का कैपेसिटर है ये नीचे लगाया है, मैं इसको साइड में लगाऊँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रकार से इन संधारित्रों को जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि इनके बीच में केवल एक ही तार रहे। अगर इनके बीच में दो तार आ गए तो इनका क्रम परिवर्तित हो जाएगा। फिर ये वैसा काम नहीं करेंगे जैसा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कर रहे थे, समझ में आ रहा होगा। तो वैसा काम ये नहीं करेंगे जैसा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कर रहे थे, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा तार है, एक ही तार है, अतः ये C2 C3 C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनको हल्का सा बंद करना, अब सही है ना। बॉक्स में हमने इसको बंद कर दिया, C2 C3 C4। अब देखिए 4 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, बिंदु A और B के बीच में, A और B के बीच में 4 वोल्ट की बैटरी। चार वोल्ट की बैटरी कहाँ लग रही है, बिंदु A और B के बीच में लग रही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जब आपने इस चित्र की तुल्य धारिता ज्ञात की थी तो तुल्य धारिता ज्ञात करते समय C2 C3 C4 कौन से क्रम में थे, श्रेणी क्रम में थे। जब आपने इनकी तुल्य धारिता ज्ञात की थी तो कितनी आई थी आपके पास में, 3 आई थी, 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। फिर आपने इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र लगाया था जो कि 3 माइक्रोफेरेड का था। अब ये नीचे वाला 3 माइक्रोफेरेड और ऊपर वाला C1 ये कौन से क्रम में हो गए थे, समांतर क्रम में हो गए थे। समझ में आ रहा है, समांतर क्रम में हो गए थे। नीचे के C2 C3 C4 तथा ऊपर का C1 ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है ना, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में होने के कारण, क्योंकि बिंदु A व बिंदु B के सिरों पर 4 वोल्ट लग रहा है, प्रथम में पहले बता दिया, बिंदु A व B के बीच में वोल्टेज 4 की बैटरी लगाई जाती है, ठीक है ना, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, जिसके कारण बिंदु A व B के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। और इतना ही विभवांतर C2 से C4 के सिरों के बीच भी रखेगा। समझ रहे, यहाँ पर कोई ना कोई नाम दे सकते हो आप यदि चाहो तो। चलो इसको C डैश कहा है इन्होंने, इसको कहा है C डैश। जब हमने किया था तो ये C था, केवल क्या था, ये C था। तो इन तीनों को हम C कहेंगे। तो ये जो तुल्य संधारित्र बनेगा C2 C3 C4 तुल्य संधारित्र बनेगा, इन संधारित्रों के सिरों पर भी 4 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। कितने का, 4 वोल्ट का, ठीक है। अतः कुल संचित आवेश सेकेंड में, संचित कह लो या संग्रहित कह लो, बात एक है, संचित आवेश, क्योंकि सभी पर ले रहे हैं हम, हो जाएगा Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। C का मतलब क्या है, तुल्य धारिता। C का मतलब क्या है बच्चों, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता कितनी आई थी, 6 माइक्रोफेरेड आई थी, है ना। उसको हमने किस चीज से शो किया था, C डैश से शो किया। वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा Q इक्वल टू C डैश की वैल्यू आपके पास में है 6 और इसकी वैल्यू है 4। तो 6 का और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 6 चौक 24। क्योंकि हमने ये माइक्रो में रखे हैं तो ये वैल्यू भी माइक्रो में ही आएगी, माइक्रो कूलम। यानी पूरे कैपेसिटर्स पर जो 4 प्रकार के कैपेसिटर लगे हुए हैं
इन संधारित्रों पर 24 माइक्रोकुलाम का ही आवेश संचित होगा। इस शर्त के अनुसार अगर बैटरी का वोल्टेज बदलकर 20 समझो 5 कर दो या 6 कर दो या 10 कर दो या 20 कर दो, तो उसी अनुपात में यहाँ पर V की वैल्यू परिवर्तित करके आप इस पर संचित होने वाले आवेश की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं यदि बैटरी को ए व डी के बीच जोड़ा जाए तो, बैटरी को ए व डी के बीच में जोड़ा जाए। अब ए व डी के बीच में दो दो संधारित्र हो जाएंगे, एक तो C1 C4 हो जाएगा और एक हो जाएगा C2 C3। ठीक है ना, तो चित्र दूसरा बनेगा। सबसे पहले इसको हम शुरू करते हैं जो प्रश्न में चित्र दे रखा था उसी के अनुसार, है ना। तो कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये क्या था C1, ये क्या था C2, ये क्या था C3 और ये क्या था C4। बिंदु थे, यहाँ बिंदु A था, यहाँ बिंदु B था, यही तो था। और बिंदु D कहाँ था भैया, नीचे। बिंदु D था C3 और C4 के बीच में, तो बिंदु D आप यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या कह रहे हैं, बिंदु A व D के बीच में कह रहे हैं। बिंदु A व D के बीच में क्या पूछते हैं, सबसे पहले तुल्य धारिता हम ज्ञात करेंगे। तो बिंदु A व D के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो बैटरी लगाएंगे, बिंदु A व D के बीच में लगाएंगे, बिंदु A व D के बीच में। तो थ्योरी में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। अब किन किन के बीच में बात चल रही है, बिंदु A व D के बीच। बिंदु A व D के बीच चल रही है, A व D के बीच में। तो क्या करेंगे, बिंदु A व D को पकड़ो, खींच दो। अगर हम खींच देंगे तो इससे दूसरा चित्र भी उत्पन्न होगा। चलो छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। C1 और C4 देखिए, ये एक ही तार के कारण जुड़े हुए, एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। ठीक इसी प्रकार से C2 और C3 को देखिए, ये भी एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। ठीक इसके पश्चात अब इन दोनों से कोई ना कोई तुल्य संधारित्र उत्पन्न होगा और C2 C3 से भी तुल्य संधारित्र उत्पन्न होगा। इन तुल्य संधारित्रों को अगर आप देखेंगे तो वो दोनों तुल्य संधारित्र समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, समांतर क्रम में हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे सबसे पहले। C1 व C4 कौन से क्रम में है, श्रेणीबद्ध है। अतः धारिता अब देखिए C1 में डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर 1/, मैं इसको C लिख रहा हूँ 1/C इक्वल 1/। अब देखिए C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रश्न में, C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड और बाकी तीनों की है 9 माइक्रोफैरड। तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9, 1/3 प्लस 1/9 ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि C4 की वैल्यू कितनी है, वो 9 माइक्रोफैरड है।
आप इसको जोड़ लेंगे, 1/c इक्वल टू 9 आ गया, 3 से कटेगा, 3 बार प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा माइक्रोफेरेड में, 9/4 माइक्रोफेरेड। यानी C1 और C4 के स्थान पर, C1 और C4 के स्थान पर आप अकेला 9/4 माइक्रोफेरेड भी लगा देंगे तो वो उतना ही काम करेगा जितना ये दोनों मिलकर कर रहे थे। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए C2 है, C3 कौन से क्रम में है, C2 है, C3 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता धारिता, फिर से सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा 1/c डैश इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9। आगे आप करेंगे हल तो क्या हो जाएगा, c डैश इक्वल टू 9/2 हो जाएगा माइक्रोफेरेड, है ना, c डैश इक्वल टू 9/2 माइक्रोफेरेड ही हो जाएगा। अब देखिए ये c डैश था ना और ये क्या था, c था, तुल्य संधारित्र, तो सीधे सीधे सब कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र C व C डैश कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता याद कर लें, क्या सूत्र का प्रयोग करेंगे, C डबल डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 9/4 प्लस 9/2 डायरेक्ट, 4 एलसीएम आ गया, ये कटेगा एक बार तो 9 प्लस और ये कटेगा 2 बार, दूनी 18, 18 9 कितना हो गया, 27, 27/4, तो C डबल डैश इक्वल टू 27/4। बिंदु ए व डी के बीच में तुल्य धारिता कितनी आ जाती है, 27/4 माइक्रोफेरेड आ जाती है, 27/4 माइक्रोफेरेड। अब क्या कर रहे हैं, फिर से सेम है, बिंदु ए व डी के बीच में क्या लगा रहे हैं, 4 वोल्ट की बैटरी, पुनः बिंदु ए व डी के बीच कितना, V इक्वल टू 4 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। चार वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, अतः संचित आवेश। संचित आवेश Q इक्वल टू CV। अब Q तो आपने पहले फाइंड कर लिया, एक बार इस बार याद करेंगे तो Q डैश हो जाएगा और C के स्थान पर C डबल डैश, तुल्य धारिता वैल्यू रखेंगे 27/4 गुणा
और V की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, तो 4 से कटेगा 4, जो बचा उसको लिखेंगे Q डैश इक्वल टू 27 माइक्रोकूलम। यानी अब इस स्थिति में बिंदु ए व डी के बीच में केवल 27 माइक्रोकूलम का ही आवेश संचित होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब समझिए, पहले बिंदु ए व डी के बीच में लगा दी बैटरी, ठीक है, तो कुछ अलग परिपथ बना। उसके पश्चात बिंदु ए व डी के बीच में लगा दी, बिंदु ए व डी के बीच में, तो क्या होगा, C1 C4 अलग हो गए ऊपर, C2 C3 नीचे हो गए, ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम में है, ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में है, फिर तुल्य संधारिता आप ज्ञात करेंगे तो दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। इसके कारण बिंदु ए व डी पर कितना लगा वोल्टेज, 4 वोल्ट है। इसको यही समझ लीजिए, कितना है, 4 वोल्ट। किसके बीच में है, बिंदु ए व बिंदु डी के बीच में है, 4 वोल्ट का। मतलब क्या होगा, नीचे वाली वायर में भी 4 वोल्ट है और ऊपर वाली वायर में भी 4 वोल्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे अगली वीडियो में। ओके।